हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और जो अपना रिमेनिंग चैप्टर है उसका हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग मशीन देखेंगे, हम लोग साउंड देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस देखेंगे। बाकी हम लोग सारी क्लासेस को लगभग कवर कर चुके हैं और जो जो बच गया वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। देखो, कल आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा स्ट्रेस लेके कोई मतलब कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए स्ट्रेस मत लो। जितना आपने पढ़ लिया है सफिशिएंट पढ़ लिया है, लास्ट मोमेंट पे केवल रिकेप करना होता है, बहुत टेंशन में पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं। देखो, मशीन वाले चैप्टर में सबसे पहले ये देखो, ये मशीन का इंट्रोडक्शन दिया है जो कि आपसे पूछा जाता नहीं है। ठीक है, अब मशीन का फंक्शन है न्यूज़ दिया गया जो कि आपसे पूछा जाता नहीं है, तो इस वाले सेक्शन को आप स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं जहाँ से काम होता है इंपॉर्टेंट। बोला गया है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन, मशीन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म है। सबसे पहला लोड। लोड का मतलब होता है जैसे किसी मशीन का इस्तेमाल कर तो कोई काम करने के लिए, तो सीधी सी बात है मशीन जिस पर काम करेगी उसको आप बोलोगे लोड। एग्जाम्पल आप समझ, नट कटर समझो। नट कटर जो होता है जिससे नट हम लोग कट करते हैं, वो जो नट कटर पे जहाँ नट को कट करते हो ना, नट जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा अपना लोड हो जाएगा। एफर्ट क्या होता है, एफर्ट का मतलब होता है फोर्स। नहीं कहते हैं ज़्यादा एफर्ट लगाओ, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगाओ। भाई कोई मशीन खुद से काम करती है, किसी मशीन को आप चलाते हो, तो सीधी सी बात समझो, लोड का मतलब है मशीन जिस पर काम करेगी, एफर्ट का मतलब होगा मशीन पर जो काम करेगा। आपको एग्जाम्पल से हम बता देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम आपको बता देते हैं तो आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखो, अपने पास में क्या होता है, अपने पास में होता है सीजर, कैंची होता है अपने पास में। इस चीज़ को समझ लो, अपने पास में क्या होता है, तो अपने पास में कैंची होता है। ठीक है, इस तरह से कैंची अपने पास में होता है ना। सपोज इस तरह से क्या होता है, कैंची होता है, इस तरीके से काटने वाला ये काटने वाला इस तरीके से होता है ना कैंची। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रख के काटते हो ना, मतलब यहाँ पे आप कुछ रखते हो और वो काटते हो, तो यहाँ पे आप क्या रखते हो, यहाँ पे आप रखते हो लोड। ठीक है, और यहाँ क्या लगाते हो, यहाँ यही तो एफर्ट लगाते हो ना, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ एफर्ट लगाते हो। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आगे सुनो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये टेक्निकल टर्म है, आपको बार बार काम आएगा। ठीक है, यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखो यूनिट आपको दिख रहा होगा। सिंस मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो, ये रेशियो है इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रख लोगे। ठीक है, आगे देखो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। याद रखोगे, मतलब एफर्ट कितनी तेज लग रहा है और लोड कितनी तेज लग रहा है, मतलब आप कम लोड, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, कि जो आपका एफर्ट है ना वो कितनी तेज लग रहा है। ठीक है, मतलब और जो आपका लोड है वो कितनी तेज काम, मतलब फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट ये है क्या, तो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, मशीन की। ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, बहुत डेप्थ नहीं बता रहे हैं बच्चों, ये सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ, तो एक क्विक रिकेप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ वेलोसिटी रेशियो क्या बोला गया, सबसे पहले ये देखो, वेलोसिटी ऑफ लोड, जो लोड की वेलोसिटी है वो होता है डी एल अपॉन टी होता है। डीएल क्या है, डिस्टेंस है। डीएल क्या है, डिस्टेंस है, किसका, लोड का। उसी तरीके से एफर्ट का क्या होता है, तो डी अपॉन टी। डी क्या है, डिस्टेंस है, किसका, एफर्ट का है। अल्टीमेट वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो ये डी अपॉन क्या होता है, डीएल होता है। इस चीज़ को आपको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। देखो यहाँ पे याद रखोगे एक चीज़, वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं है। लोड क्या था, लोड क्या था, जिस पर काम हो रहा है। एफर्ट क्या हो रहा है, जो काम कर रहा है, मतलब लोड हो रहा है, मशीन जिस पर काम करेगी, ठीक है, वो लोड होगा। एफर्ट जो फोर्स लगाया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड होता है। ठीक है, वर्क इनपुट क्या होता है, याद रखना, एक होता है वर्क इनपुट, एक होता है वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट का मतलब होता है मशीन को तुमने जो वर्क दिया। ठीक है, वो सुनते हो ना कि एक इनपुट होता है जो दिया, एक आउटपुट होता है जो मिला। भाई मशीन को तुमने जो दिया, दैट इज वर्क इनपुट, वर्क डन बाय द एफर्ट। आप मशीन पर कोई काम करोगे, कैंची को आप चलाओगे ना अपने हाथ से, तो आपने कैंची पे जो काम किया वो हुआ इनपुट। भाई आप चला रहे हो ना कैंची को, जितना तेज आप चलाओगे उतना तेज कैंची चलेगी, सीधी सी बात है। तो आपने जो काम किया, याद रखोगे, वो इनपुट है। मशीन कितनी तेज काम कर रही है वो आपका हो गया आउटपुट, याद रखोगे। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है, जो आपने दिया। आउटपुट क्या होता है, जो मशीन ने दिया।
ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं। मशीन में बस ये कुछ टेक्निकल है, बहुत डिटेल नहीं बता रहे, पॉइंट पॉइंट बता रहे जो आपके काम का है। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी हमेशा, इसको ईंटा, ये सिंबल ईंटा होता है, इसको हमेशा दिखाते हो वर्क आउटपुट अपॉन क्या, वर्क इनपुट, ये याद रख लोगे, ठीक है। इफिशियंसी के पास भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि वर्क यहाँ भी है, वर्क यहाँ भी, दोनों कैंसिल आउट करेगा, याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नोट में देखना, इंपॉर्टेंट है। Due to friction and weight of the moving part of the machine of a given design, its velocity ratio does not change, but its a mechanical advantage decrease. मैकेनिकल एडवांटेज, हर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, घटता है। आपको पता है ना कि कोई भी मशीन आज जितना अच्छे से काम करेगी 10 साल बाद उतने अच्छे काम नहीं करेगी, 100 साल के बाद उतना अच्छे से काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। ये आपको पता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये जरा समझ लो। मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो बोला गया है इनपुट एनर्जी क्या होता है ये आपको पता है। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। वर्क कैसे निकालोगे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ फोर्स की जगह पे क्या हुआ, एफर्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो आपने ये लिया। अच्छा, आउटपुट एनर्जी कैसे निकालोगे, तो वर्क एनर्जी कैसे निकालते हो, तो वर्क से निकालते हो। वर्क कैसे निकालोगे, तो वर्क निकालोगे, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब इनपुट का निकालोगे तो इनपुट में फोर्स क्या लग रहा था, एफर्ट दे रहे थे ना। आउटपुट में लोड पे लग रहा था, इसलिए यहाँ पे लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, अदरवाइज कुछ नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ एक बात ये समझ लेना कि आइडियल मशीन के लिए आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट होता है, मतलब जितना दिया उतना मिल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं है, ठीक है, जिसमें जो इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द आइडियल मशीन। आइडियल मशीन के लिए ये दोनों बराबर होता है, जो दोगे उतना मिलेगा। किसी को 5 रुपये दिए, हमको रिटर्न में 5 रुपये मिल गया, आप ऐसे समझो। सुने हो, कंपनी, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ बोलती हैं कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। क्या सच में मिलता है? नहीं मिलता है, याद रखोगे। कंपनियाँ क्लेम करती हैं कि 1 लीटर में, देखो कंपनी क्लेम ये करती है कि 1 लीटर में हम पता है कितना देंगे, 100 किलोमीटर का माइलेज देंगे। कंपनी ये क्लेम करती है, बट क्या मिलता है इतना? नहीं मिलता। देखो 1 लीटर ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है, ये दिया ना 100 किलोमीटर का माइलेज, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बट क्या इतना मिलता है? नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो इससे कम मिलता है। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होगा, याद रखना, आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होगा। आइडियल मशीन के लिए दोनों बराबर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। एक्चुअल मशीन क्या होता है, तो एक्चुअल मशीन में होता है कि आउटपुट इनपुट से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होता है या वो पार्ट डैमेज होता है, तो उसका यहाँ पे रीजन दिया गया, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब एक बात सुन लो, आपके पास ये एक्सप्रेशन है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी, या आप ऐसे देख सकते हो। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या, वेलोसिटी रेशियो। देखो इफिशियंसी का एक फॉर्मूला आप ये पढ़े थे, याद है, वर्क आउटपुट अपॉन क्या, वर्क इनपुट। हाँ, और इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला ये निकाला गया कि इफिशियंसी का फॉर्मूला निकलता मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ पे सुनो, आइडियल मशीन के, देखो आइडियल मशीन के लिए मैंने बताया था ना कि वर्क आउटपुट जो होता है वो इनपुट के बराबर होता है। तो आइडियल मशीन का इफिशियंसी होता है 100%। 100% का मतलब होता है ये 100% काम करेगी, 100% तरीके से काम करेगी। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में, बट रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में किसी भी मशीन का जो इफिशियंसी है वो हमेशा 100% से क्या होता है, कम होता है, ये याद रख लेना। इसलिए बोला गया ईंटा का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। एक को चाहे 100 देखो, एक मतलब 100% हुआ। ये प्रोबेबिलिटी में आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी में जब हम 1 लेते हैं तो उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते थे, याद होगा। अगर कोई नहीं याद है तो दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी मशीन दुनिया में 100% काम नहीं करती, ये चीज़ हम पता है। उस दिन की क्लास में भी आपको बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर ही एकमात्र ऐसा मशीन है जो लगभग 92-93% के आसपास क्या करती है, काम करती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब जो दिया, आउटपुट मतलब जो मिला, इफिशियंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो पॉइंट पे आओ। लीवर क्या होता है, तो लीवर लीवर क्या होता है, एक तरह का पता है, रिजिड स्ट्रेट बार होता है जो कि कैपेबल करता है टर्निंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। या आप ऐसे समझ लो, आपकी ज़िंदगी में काम को आसान करने के लिए लीवर होता है, सीधा समझ लो, ठीक है। ज़िंदगी में काम आसान करने के लिए लीवर होता है। लीवर का बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब लीवर कितने तरह का होता है, सुनो, लीवर कितने तरह का होता है, इस चीज़ को समझो। हम उसको समझाएं उससे पहले एक बात ये समझना। देखो किसी लीवर में, याद रखना, किसी लीवर में, जैसे ये एक लीवर के एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला हो गया फुलक्रम। फुलक्रम का मतलब होता है कि वो लीवर कहाँ से पता है खुद को बैलेंस करेगी, आप ऐसे समझो, ठीक है।
एक होता है एफर्ट, एफर्ट मतलब जहाँ तुमने फोर्स लगाया। एक होता है लोड, जहाँ तुम लोड रखोगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर में फुलक्रम हमेशा बीच में होता है, आपको ये याद रखना होगा। लीवर तीन तरह का होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है। फर्स्ट क्लास लीवर में जो फुलक्रम होता है, फलक्रम होता है, ये बीच में होता है। एफर्ट एक तरफ, लोड एक तरफ होता है। जैसे कैंची एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हमने कैंची का एग्जाम्पल दिया था ना, कैंची यहाँ से जुड़ी हुई होती है ना, यहीं से तो ये बैलेंस करेगी ना, लोड यहाँ, एफर्ट यहाँ, ठीक है। आगे सुनो, सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, याद रखना। सेकंड क्लास लीवर में फुलक्रम साइड में होता है, थर्ड क्लास में भी फुलक्रम साइड में होता है, ठीक है। बट सेकंड क्लास लीवर में लोड, लोड जो है ना, याद रखोगे, लोड जो है ना, ये एफर्ट और फुलक्रम के बीच में आता है। लोड बीच में होगा, बीच में रखते हैं। नट कटर बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी हम आपको पीछे एग्जाम्पल दिखाएंगे। और थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, तो थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, एफर्ट बीच में लगता है, लोड साइड में होता है। चलो इस चीज़ को जल्दी से एग्जाम्पल के साथ में देख लो। जैसे काइंड ऑफ लीवर हमने बताया, तो फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जांपल आपके पास में, फर्स्ट क्लास लीवर में फुलक्रम क्या होता है, बीच में होता है। तो देखो ये फुलक्रम यहाँ पे क्या कहाँ है, बीच में है, ठीक है। फुलक्रम यहाँ पे कहाँ है, बीच में, भाई यहीं से तो बैलेंस करेगा ना। कैंची देख लो, ये फुलक्रम कहाँ है, बीच में, एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इसको फड़वा बोलते हैं, ठीक है, कुदाली बोलते हो। लोड यहाँ हो गया, एफर्ट हो यहाँ हो गया, और ये बीच में, ये देखो इसको प्लास बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे फुलक्रम है, एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है। तो समझ में आ रहा है फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। केवल एग्जाम्पल्स याद रख लेना। सेकेंड क्लास लीवर में मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, सेकेंड क्लास लीवर में बताया था ना, फुलक्रम किनारे होता है। देखो फुलक्रम यहाँ पे क्या हो गया, साइड में हो गया, ठीक है। एफर्ट आप यहाँ लगाओगे, बीच में लोड होता है। याद रखना सेकेंड क्लास लीवर में लोड कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बीच में होता है। लोड कहाँ होता है, बीच में होता है। तो ये यहाँ पे देखो, ये फुलक्रम हो गया, यहाँ से उठाओगे ना, लोड कहाँ हो गया, बीच में हो गया। ये सारा एग्जाम्पल। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, यही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया, एक चीज़ और बताया गया, द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सेकंड क्लास लीवर आर ऑलवेज मोर देन वन। हमेशा एक से ज़्यादा होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। अभी फिर से बताएंगे। देखो थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, कहाँ गया थर्ड क्लास, थर्ड क्लास यहाँ नीचे है। इस तरह देखो थर्ड क्लास लीवर का ये सारा एग्जाम्पल है, ये सारा देखो, यहाँ लोड है, यहाँ एफर्ट है, और फुलक्रम देखो यहाँ साइड में है, ठीक है। ये तो भाई फुलक्रम तो साइड में होगा ना, लोड यहाँ पे देखो, मतलब एफर्ट यहाँ पे बीच में लगेगा। ये फुलक्रम है, यहीं से आप उठाओगे, या इसका एग्जांपल देखो, ये फुलक्रम हो गया, ठीक है, यहाँ एफर्ट लगाओगे, ठीक है। भाई एक हाथ यहाँ पे पकड़ते हो ना, एक हाथ यहाँ पकड़ते हो और एक ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट ये याद रखोगे, ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। अगर एफर्ट का आर्म लोड आर्म से बड़ा हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होता है। अगर एफर्ट का आर्म लोड आर्म से छोटा हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट अपॉन लोड, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना, कौन कहाँ होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कर लेना, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। इसके बाद आपके पास में आता है पुली। तो पुली अपने पास में 2 तरह का पुली है। पुली एक तो है भैया सिंगल फिक्स पुली, ठीक है। फिक्स पुली का मतलब ये फिक्स है। पुली होता कैसा है, ऐसा पुली होता है ना, ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है, तो ये रोटेशन करता है ना, जिसकी वजह से पता है वहाँ पे एफर्ट कम लगाना पड़ता है। अब इसमें होता है क्या है, तो ये आपके पास में नेल है जो पता है ये फिक्स करता है, ये एक्सेल है, ठीक है, ये डिस्क हो गया, ये ग्रूम्ड रिम हो गया, ये फ्रेम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ, गिना चुना क्वेश्चन रहता है। देखो कोई पुली है, सिंगल फिक्स पुली है, ये देखो सिंगल फिक्स पुली है, ठीक है। ये यहाँ पे लोड है। अच्छा, इस पुली का इस्तेमाल क्या करते हो, भारी भारी सामान को उठाने के लिए करते हो। ये लोड है, इस लोड पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा, और यहाँ लगेगा टेंशन, ऊपर क्या लगता है, टेंशन लगता है। और ये एफर्ट लगा रहा है नीचे की तरफ, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन लगेगा। ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, सिंगल फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और ईंटा क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो हम सीधा बता दे रहे हैं, सिंगल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड जितना होगा उतना ही एफर्ट होगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 निकल के आ रहा है। कैसे, ये डायग्राम में दिया है, आपको ज़्यादा नहीं समझना, बस इतना समझ लो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, 1, और इसी तरीके से इफिशियंसी क्या होगा, 100%। मतलब अगर आपसे कोई बोले सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1, और इफिशियंसी भी क्या होगा, 1 होगा, तीनों 1 होगा, ये याद कर लो। हाँ,
बट यहाँ की बात बता रहे हैं, देखो यहाँ की बात हम आपको बता रहे हैं कि सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है। देखो बच्चा, सिंगल मूवेबल पुली का मतलब होता है जब पुली मूव करेगी, ये देखो ये इस केस में पुली मूव करेगी, लोड इसके साथ अटैच है, पुली मूव करेगी, ये एल नीचे लग रहा है, इसी के बराबर यहाँ टेंशन लगेगा। इस केस में आपको क्या करना है, याद रखना है कि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डबल हो जाता है। मतलब इसमें जितना मिल रहा था इससे डबल मिलेगा। इसका मतलब है जो सिंगल मूवेबल पुली है ना वो और बढ़िया काम करेगी इससे, सीधा सा मतलब आप ये समझ लो। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डबल। कैसे हो रहा है आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्या करना है, डबल, सीधा आपको डबल करना है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी तो आपका 1 या 100% होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो याद रखो, मैकेनिकल एडवांटेज डबल हुआ, वेलोसिटी रेशियो डबल हुआ, इफिशियंसी क्या होगा, तो इफिशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, डबल डबल, 2 कैंसिल करके 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बेसिक सा डिफरेंस आपके पास में दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है। ये डिफरेंस आप खुद से पढ़ लेना, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, इट्स आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, इसका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। अब आइडियल क्यों, क्योंकि देखो पुली है ना, इसमें भी फ्रिक्शन वगैरह होता है, तो हम मान के चलते कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। इसमें मान के चलते इसमें जो टेंशन लग रहा था, जिस स्ट्रिंग में लग रहा था, जिस तार में लग रहा था, ये जो तार है ना इसका मास नहीं होता, वेटलेस होता है, ये मान के चलते हैं। बट ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे बोला गया आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, 2। इसका वेलोसिटी रेशियो 1, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। द वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, पुली का वेट मैकेनिकल एडवांटेज पे अफेक्ट नहीं करता है। द वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ रिड्यूस इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, इसमें क्या होता है कि इसका जो वेट है ना वो रिड्यूस करता है मैकेनिकल एडवांटेज को। इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास में, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। देखो क्या याद रखना है, यहाँ पे हम आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में देखो आपको दिख रहा है यहाँ कितना पुली है, 1 2 3 4 पुली है, जिसमें से आपको नज़र आ रहा है एक फिक्स है, ये मूवेबल है। याद रखना, टोटल है 1 2 3 4 पुली, जिसमें से एक फिक्स है, बाकी सारा क्या है, मूवेबल पुली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको सीधा सीधा बताते हैं, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर में n होता है, आप याद रख लो। n क्या होता है, n मतलब होता है मूवेबल पुली, कितना मूव कर रहा है आपको केवल ये देखना है, ठीक है। और एक फिक्स पुली, उससे मतलब नहीं है, जो मूव कर रहा है वो। अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालना चाहते हो तो 1 2 3 पुली मूव कर रहा है, ये तो यहाँ से फिक्स है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा पता है कितना, 2 के पावर में 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये याद कर लेना, डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, 2 के पावर में n होगा, ये भी याद कर लेना। n मतलब क्या है, मूवेबल पुली है। और इफिशियंसी क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या, वेलोसिटी रेशियो, यानी कि कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। देखो बच्चों, हम एक बात बता दे रहे हैं, ये वाला सेक्शन आप याद कर लो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप याद कर लो। देखो, यूजिंग सेवरल पुली इंटू 2 ब्लॉक एंड टैकल। देखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है, अब ये चीज़ हम आपको समझाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो देखो, ये यहाँ पे फिक्स है 1 2 3, देखो 1 2 3 फिक्स है, और ये वाला दोनों क्या हो गया, मूवेबल हो गया। अब देखो, ब्लॉक एंड टैकल फॉर 5 पुली, 5 पुली के लिए। इसी तरीके से हम आपको बता दें, यहाँ पे देखो 2 आपके पास में क्या हो गया, फिक्स, तो 2 आपके पास में क्या हो गया, मूवेबल हो गया, ठीक है। ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करोगे, जब एफर्ट निकालते हो ना, तो एफर्ट, मान लो एफर्ट कितना लग रहा है, तो सीधा फॉर्मूला रख लेना, लोड अपॉन नंबर ऑफ पुली। नंबर ऑफ पुली, लोड को नंबर ऑफ पुली से क्या करना, डिवाइड कर लेना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या करते हो, जब मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हो तो ये निकालते हो लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या है, लोड है n इंटू टी, कैंसिल करोगे तो n निकलेगा, n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ पुली इन बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में, मतलब इस ब्लॉक में टोटल पुली कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुन लो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये भी n निकलेगा, और इफिशियंसी तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ब्लॉक एंड टैकल से आपके पास में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, एक मिनट, जैसे कि अगर हम आपको बताएं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप ये भी देख सकते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बनता तो नहीं है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो, द वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज, इट्स अ रिमेन्स n, ये वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो n रहेगा, वो तो हमने आपको यहाँ भी बताया, ठीक है, हमने आपको यहाँ भी बताया। तो ओवरऑल मिला के अगर हम आपको बताएं तो देखो, ये कुछ छोटा छोटा टॉपिक था, अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, हम आपको बताते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये चीज़ होता है ना
कि जब मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालते हो, ध्यान से सुनना, जब मैकेनिकल एडवांटेज आप निकाल रहे थे ना, तो कैसे निकाल रहे थे? लोड, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड, लोड कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, लोड मतलब हो रहा है कि लोड पे कितना टेंशन पड़ रहा है, तो एन इंटू टी बाई टी, अल्टीमेट कितना आ गया? एन। और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पुली इन बोथ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ पुली कितना है, ठीक है। पुली कितना है मतलब अगर हम बताएं इसमें टोटल पुली कितना है? 5, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 5 होगा। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप सीधा सीधा भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया था। मैकेनिकल एडवांटेज पहले के लिए 5 हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया? 4। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसके न्यूमेरिकल को आसानी से टैकल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, ये चीज़ आपको पता है, क्या पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है? टुवर्ड द नॉर्मल मूव करती है। जब डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होता है? अवे द नॉर्मल मूव करती है। जब परपेंडिकुलर पड़ती है तो क्या होता है? ये चीज़ें हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, तो ये आपको मालूम है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बता चुके हैं, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो याद होगा, लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। किसी भी दो मीडियम में लाइट के स्पीड का कंपैरिजन वो क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम आपको बताते हैं, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, इस चीज़ को समझ लो, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। देखो जो अपने पास में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट, और एक आपका होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एब्सोल्यूट में क्या करते हैं हम लोग? हवा से कंपेयर करते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे लिखते हो, म्यू इक्वल टू क्या होगा? म्यू इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो सकता, कम ही होगा अल्टीमेट, आपको पता है ना। ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किस में होगा? एयर में ही होगा। इसी को आप बोल रहे हो क्या? एब्सोल्यूट बोल रहे हो, याद रखोगे। बट रिलेटिव देखो ये कुछ खास नहीं है। एयर में लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड होता है उसको सी से दिखाते हैं, तो सी अपॉन क्या हो गया? भी हो गया, ठीक है। अब सुनो सुनो, अपने पास में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कैसे निकालोगे? ये निकालने का मतलब होता है, ये निकालने का मतलब होता है, जैसे हम बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 निकालना है, ठीक है। 2 सेकेंड मीडियम का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना ना उसको ऊपर रखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, याद रखोगे। जिसका निकालना है उसका नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसका ऊपर। यहाँ पे मीडियम का निकाले थे, मीडियम का निकाले थे उसको नीचे, एयर से उसको ऊपर। जैसे हम आपको यही चीज़ बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है ग्लास का, किसके कंपेयर में निकालना है? मान लो वाटर के कंपेयर में निकालना है, तो ग्लास वाला नीचे रखोगे, यानी कि लाइट का जो स्पीड है, यहाँ पे लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड किस में? ग्लास में, ग्लास वाला नीचे, ठीक है। और किससे कंपेयर किया? वाटर, तो वाटर का स्पीड क्या रखोगे? ऊपर रखोगे, यानी कि स्पीड लाइट का जो स्पीड है, ठीक है, वाटर का, इसको कहाँ रखोगे? ऊपर रखोगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखोगे, ठीक है। देखो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आपको ये पता है, तो बस एक बार रिवीजन करा दे रहे और कुछ नहीं है। देखो एक बात फिर से बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो किसका? ऑयल का निकाल रहे हो, ठीक है। किससे निकाल रहे हो? वाटर से निकाल रहे हो। बताओ, जिसका निकालोगे उसको नीचे रखोगे, यानी कि ऑयल में स्पीड आप नीचे रखोगे और किसका? वाटर का क्या करोगे? ऊपर रखोगे। तो हम आपको यही चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं इसी में, ठीक है। इसी में एक चीज़ और बताते हैं क्योंकि पूछा जाता है, इसी में एक चीज़ हम आपको और बताएंगे, समझो। देखो बच्चा, मान लो कि अगर कोई आपसे बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, किसका निकालना? मान लो ग्लास का निकालना, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ग्लास का निकालना है तो ग्लास वाला नीचे, यानी कि अगर हम बता दें तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास वाला नीचे, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? तो ऊपर आपके पास में हो जाएगा वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? ये आपके पास में
ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आपको बता दें, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। वाटर वाला क्या हो जाएगा, नीचे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर वाला क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ग्लास, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, आप देख रहे हो ना, ग्लास का निकाले थे ग्लास नीचे, जब वाटर का निकाले तो वाटर नीचे, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, इक्वल टू क्या, वन बाई म्यू डब्लू जी लिख सकते थे। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तुम देख लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और ऐसे भी 1 आएगा। ठीक है, ऐसे भी 1 आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल करके 1 आएगा। ठीक है, देखो एक सवाल आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉन्सेप्ट में, इस चीज़ को याद रखना, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ 2.42, इसका क्या मतलब है। देखो हमेशा याद रखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है उस मीडियम में लाइट के वेलोसिटी को, तो हमेशा यही चीज़ याद रखोगे, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, इसका मतलब है इस मीडियम में लाइट का स्पीड 2.42 टाइम्स कम है, किससे, एयर से। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड कहाँ होती है, एयर में होती है ना, बाकी किसी भी मीडियम में उसकी स्पीड कम होगी, कम होती चली जाएगी। तो अगर किसी का, देखो आप ऐसे समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ा तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, ये घटेगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2.1 है, ठीक है, और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो 4.6 है, लाइट, ध्यान से सुनना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा है, इसमें लाइट का स्पीड कम होगा, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा होगा। अब जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है वो रेयर मीडियम होता है, तो ये रेयर मीडियम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। हमको इतना ही समझाना था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, वैक्यूम और एयर का लगभग सेम होता है, 1 होता है। आइस का होता है 1.31, इसका मतलब है बर्फ में लाइट की स्पीड 1.31 टाइम्स कम है एयर से, याद रखना। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिख रहा है डायमंड का होता है 2.41, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डायमंड में लाइट का स्पीड 2.41 टाइम्स कम है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से लाइट का स्पीड घटता है, और लाइट का स्पीड जितना कम होता चला जाएगा वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा। और डायमंड दुनिया में आपको पता भी होगा हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक कंसिडर किया जाता है। आई होप क्लियर है। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इज 1.65, व्हाट डू यू मीन। आप इससे क्या समझते हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इज 1.65, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम और इन द सब्सटेंस इज 1.6 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आई होप क्लियर है। हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड करा रहे हैं बच्चों, समय नहीं है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, देखो एक बात हम आपको और बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द मीडियम, याद रखोगे, मीडियम का नेचर जैसे चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर का होता है 1.33 होता है। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन भी आप कवर कर लोगे। कौन सा, फिजिकल कंडीशन सच एज द टेम्परेचर। अब बोला गया विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इंक्रीज, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक दूसरे का उल्टा होता है, यही चीज़ बताया था, याद रखना। द कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको तो कर ही लेना। द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज सेम इन एयर, ठीक है, बट इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। एयर में तो सेम था सब सभी का, बट मीडियम में कलर का जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाता है। इन अ गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, किसी मीडियम में जो स्पीड है ना रेड लाइट का वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड डेट ऑफ द वायलेट, वायलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है। देयर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर वायलेट, वायलेट का याद रखोगे, वायलेट का यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि रेड लाइट का क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, याद सुना, इसका स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। और वायलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। यही बताया ना, किसी मीडियम में लाइट का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे सुन दो, ये चीज़ मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा कैसे होता है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्लास का स्लैब वाला
कल हम डिस्कस कर चुके हैं बोर्ड पे, ठीक है। और अदरवाइज ये इसी को आप बोलते हो ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ बेंड की, फिर यहाँ से निकलेगी तो अवे हो गई। ये शुरुआत वाला जो पथ था और ये वाला पथ, ये दोनों लगभग पैरेलल होता है, और यहाँ से जो शिफ्ट हुआ डेट इज क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें हमको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो देखने के तुरंत बाद आप कमेंट कर लेना, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, जो कि आपका कल होने वाला है और कुछ नहीं। ये सारा सेक्शन आपका क्लियर है, ठीक है। हमको पता है कि सबका क्लियर है। देखो मशीन में अगर कोई डाउट है तो मशीन का PYQ उठा के तुम देख लो बच्चों, हम बार बार बता रहे मशीन का PYQ उठा के देख लो, ठीक है। अब इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है, फालतू टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बात बता देते हैं, ये प्रिज्म है, आप सबको पता है प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में हमको बताना नहीं है। देखो ये प्रिज्म ये होता क्या है कि जब प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हो तो ये अपने कलर में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो डिस्पर्सन बोलते हो ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बैंड बनता है जिसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हो। ये आपके पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रेक्टेंगुलर बेस है। समझ गया। प्रिज्म एक 3D बाउंडेड ग्लास का क्या होता है, आपके पास में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। याद रखना ये लाइट यहाँ जाती है, इसको जाना सीधा था, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि इधर रेयर है, इधर डेंसर है, इधर मूव करेगी। ये इधर जाएगी, इसको जाना सीधा था, बट ये इधर मूव करेगी। ये इंसिडेंट रे है, लास्ट वाली जो रे होती है ये इमरजेंट रे है, ठीक है। ये इधर गई तो पहले यहाँ मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, टोटल डेविएशन कितना हुआ, ये यानी कि D1 D2 किसके बराबर होगा, डेल के बराबर। भाई जाना इसको सीधा था ना, ये इसका ओरिजिनल पथ है। यहाँ से ये ऐसे रही है, इसको पीछे बढ़ा दो तो टोटल कितना डेविएशन हुआ, इतना, ये डेविएशन हुआ। टोटल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास में होता है I1 + I2 - R1 + क्या R2। अब ये निकल कैसे रहा, ये एक्सप्रेशन है तो इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन केवल ये फॉर्मूला देख लो। अब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना, ए मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। कैसे निकालोगे, R1 + R2 याद रखोगे। और ये एक रिलेशन होता है I1 + I2 = A + D, जहाँ से न्यूमेरिकल बनता है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन अ प्रिज्म द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स एट ए 2 इंक्लाइंड फेस, दो तरफ आपका रिफ्रैक्शन होता है ना। ये प्रिज्म था ना, ऐसा प्रिज्म था ना, इधर भी होता है और इधर भी होता है, ठीक है। आगे सुनो, बोला गया सो द इमरजेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जैसा ग्लास स्लेब में पैरेलल हो रहा था ना, यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। बट इट इज डेविएटेड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, लेकिन ये बेस की तरफ, अच्छा ये कुछ खास नहीं, यहाँ पे वही बताया गया है। ये कहाँ मुड़ती है, इस तरफ मुड़ती है, बेस की तरफ। बेस यही है ना, तो इधर मुड़ती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो बस। हाँ बट ये याद रखोगे, फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दूसरा मटेरियल प्रिज्म पे, तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म पे, चौथा द कलर ऑफ वेवलेंथ पे। तो ये चार चीज़ आपको ऐसे ही याद कर लेना एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब कैसे कैसे करता है वो चीज़ अगर देखोगे तो वो चीज़ पता है, यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं करो केवल इस पे। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द मटेरियल ऑफ प्रिज्म यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, कलर पे क्या होगा। तो आप अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे दिया हुआ है डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द कलर, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ द डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म, इट इज फाउंड एट द एंगल ऑफ द डेविएशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब प्रिज्म का एंगल बढ़ाओगे ना तो डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा मुड़ेगी, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो ये चाहो तो लाइन लाइन क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इस सेक्शन से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़, अच्छा ये चीज़ हम अब कल बता दिए थे, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ के बारे में बता दिए थे, ये बता चुके हैं। ये वाला भी फॉर्मूला हम बता दिए थे, ये फॉर्मूला आपको केवल याद करना है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम का मतलब है मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होता है रियल डेप्थ अपॉन क्या, अपैरेंट डेप्थ होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको केवल देखते हुए चले जाओ, ठीक है। देखो शिफ्ट के बारे में बता दिए थे, शिफ्ट का फॉर्मूला आपके पास में ये होता है और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। आगे सुनो यहाँ पे आपके पास में एक जो आगे का टॉपिक है, अच्छा देखो एक टॉपिक आपके पास में यहाँ पे है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है, ये है क्रिटिकल एंगल, सॉरी ये क्रिटिकल एंगल का और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल एंगल के बारे में हम उस दिन बता रहे थे कि ये वो इंसिडेंस एंगल है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 होता है, बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। आगे सुनो, इसी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बता दिए थे। अब सुनो एक बात ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला कलर, दूसरा टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ आप याद कर लोगे, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट, देखो ये पढ़ लेना, पढ़ के समझ में आ जाएगा, कोई खास नहीं है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जोर आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे। हाँ, एक ये है इंपॉर्टेंट कि इसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है उसके लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला, लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में आना चाहिए। दूसरा, जो आपके पास में इंसिडेंस एंगल है ना, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होगा ना, तभी पता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है, कर लेना है। हम फिर बोल रहे हैं, छोटा वीडियो बना रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, जो छूटा हुआ उस पर बना रहे हैं। और याद रखोगे, आप बस इसको क्विक रिकेप करते हुए चले जाओ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो एक बात और बताते हैं, ये जो सेक्शन आपके पास में निकल के आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म, किसी प्रिज्म में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में प्रिज्म कितने तरह का होता है, जैसे कि एक प्रिज्म ये दिया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रो अ प्रिज्म, जिसका एंगल दिया हुआ 45 90 45, यानी कि राइट एंगल है, साथ में आइसोसेलस है, ठीक है। अब इस प्रिज्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये ध्यान से सुनना, इस प्रिज्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बोला गया है, ड्यू टू दिस बिहेवियर अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड फॉर, इस तीन चीज़ के लिए आप करते हो। टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 90 डिग्री पे डेविएट करना है, याद रखोगे। टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रो 180 डिग्री, इसी प्रिज्म का इस्तेमाल हम करेंगे 180 डिग्री पे डेविएशन दिखाने के लिए। टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज, तो ये तीन केस तो आप इसी में देखोगे, जैसे हम आपको बताते हैं। ये समझो, ये समझ लो, इसमें केवल समझना है, कुछ खास नहीं है। आपको ये दिख रहा ना डायग्राम, देखो ये आपके पास में प्रिज्म आपको ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रखना प्रिज्म, ठीक है। ये 90 था, ये आपके पास में क्या था 45 था, ये आपके पास में क्या है 45 है। एक रे आप यहाँ से ऐसे डालें, ठीक है, कैसे डालें, ऐसे, देखो यहाँ पे 90 पड़ रहा है, ये वाला 90 पे डाल रहे हो ना, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ठीक है। इसको जाना सीधा चाहिए था, बट सीधा नहीं जाके ये क्या, देखो ये सीधा नहीं जाके क्या होगा, मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा, यहाँ पे बोला गया कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए पता है क्रिटिकल एंगल 42 होता है। यहाँ पे ये 90, ये 45 है, ये एंगल 45 होगा ना, कितना बना 45 बन गया। तुम सोच के देखो 45 बन गया, तो 45 बन गया ना, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया 42, और बन कितना रहा है 45 बन रहा है भाई, 45 बन रहा है ना इंसिडेंस। सोच के देखो भाई, ये 45 है, ये 90, ये 45। आप ऐसे भी देखोगे ना, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर आप डालोगे, ऐसे देखो, जब परपेंडिकुलर ये डालोगे, ये परपेंडिकुलर सरफेस पे, ये है परपेंडिकुलर इस सरफेस पे, अब परपेंडिकुलर यहाँ 45 बना, तो ये एंगल कितना बना 45 बना। देखो ये 90 था, ये 45 है, ये 45 होगा, ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल था, तो ये पूरा एंगल 90, अगर ये 45 है तो ऑब्वियस ये कितना होगा 45 होगा। अब 45 हो गया, 42 से ज़्यादा हो गया, ये वापस यहाँ से मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये मुड़ जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। तो मुड़ेगी कैसे, तब एक बात बताओ, यहाँ भी तो 45 होगा ना, आप बताओ, यहाँ 45, यहाँ 45, 90 हो गया ना, 90 पे डेविएशन हुआ ना। ऐसे ही आप जब दूसरा डालोगे, ये चीज़ जब दूसरा डालोगे तो वो भी आपको ऐसे ही मिलेगी। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है, क्या 90, आप देखो 90 पे 90 का डेविएशन हुआ ना, जाना सीधा था, आपको ऐसे जाना था, बट आप ऐसे मुड़ गए। कितना का डेविएशन हुआ, 90 का हुआ ना, ये वही डायग्राम बता रहा है, ठीक है। आगे देखो, याद कर लेना, नहीं समझ में आएगा लास्ट में तो याद कर लेना। देखो दूसरा केस क्या बताया गया, दूसरा केस आपको बताया गया 180 डिग्री। अब ये कैसा हो रहा है, इस प्रिज्म को जरा घुमा दो, है वही चीज़, यहाँ से गया, देखो यहाँ से गया, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, पी क्यू कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पी क्यू कोई ऑब्जेक्ट है, क्यू से लाइट चली ऐसे, यहाँ घूमी ऐसे, यहाँ घूमी ऐसे, ठीक है। अच्छा, पी से रे चली ऐसे, यहाँ घूमी ऐसे, यहाँ घूमी ऐसे। एक बात बताओ, इधर सारी रे ऐसे चल रही थी, सारा लाइट इधर ऐसे चल रहा है, इस चीज़ को आप ऐसे समझो, ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे समझो। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखा देते हैं। देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे सारा रे ऐसे चल रहा है, हाँ, मुड़ के यहाँ मुड़ी 90 और यहाँ भी मुड़ी 90, देखो यहाँ 90 मुड़ गई और वापस से फिर यहाँ 90 मुड़ गई और ऐसे आ गई, तो टोटल कितना डेविएशन हुआ 180। या आप ऐसे देखो, गया ऐसे था बट वापस ऐसे लौटा है, तो नहीं एक दूसरे का जस्ट हो गया एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब भाई गया ऐसे था और आ ऐसे रहा है, कितने डिग्री का, जस्ट उल्टा नहीं हो गया, उल्टा यानी कि कितना हो गया 180 डिग्री का, यहाँ पे क्या हो गया डेविएशन हो गया। अच्छा, उल्टा बनेगा, इमेज यहाँ कैसा बनेगा वो देख लो। देखो क्यू यहाँ था, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये वाला यहाँ आ गया,
पी यहाँ था, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये वाला यहाँ आ गया। देखो ये पी क्यू था और ये पी डैश क्यू डैश है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इन्वर्जन हो चुका है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इन्वर्जन हो चुका है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको 180 डिग्री का डेविएशन चाहिए तो आपको ऐसे ही क्या करना होगा, लाइट को पास कराना होगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ अभी मत करो, ठीक है, इतना समय नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेविएशन हुआ नहीं है बट इमेज बना है। इस वाले फिगर में ये जो तीसरा बताया गया ना, तो इरेक्ट द इन्वर्टेज इमेज विदाउट डेविएशन, यहाँ डेविएशन नहीं हुआ, तुमको साफ साफ नजर आ रहा होगा। देखो लाइट ऐसे गई, यहाँ मुड़ी, ठीक है, यहाँ मुड़ी, हाँ, और ये ऐसे सीधा निकल गए। देखो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन जब सेम है तो डेविएशन कहाँ हुआ, बताओ, तुम कॉमन सेंस लगाओ। डेविएशन का मतलब होता मुड़ना, कहाँ मुड़ी, नहीं मुड़ी। देखो ऐसे यहाँ गई, ठीक है, और ये यहाँ भी ऐसे ही जा रही है, तो सेम तो डायरेक्शन है, ये भी ईस्ट की तरफ है, ये भी ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन देखो जब Q से रे चली तो ये इधर, ये ऊपर और ये ऐसे, तो देखो P ऊपर था, यहाँ P नीचे है, Q नीचे है, यहाँ Q ऊपर हो गया, बस इन्वर्टेड हो गया। यहाँ डेविएशन नहीं हुआ है। डेविएशन का मतलब होता है पाथ चेंज करना। पाथ यहाँ पे लाइट की चेंज नहीं हुई है, लाइट इसी डायरेक्शन में इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ डेविएशन नहीं हुआ है, ठीक है। विदाउट डेविएशन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्जन किया है। समझ में आ गया। जब आपको बिना डेविएशन के इमेज उल्टा चाहिए तो आप ये वाला फॉलो करोगे, जब आपको 180 डिग्री का चाहिए डेविएशन तो आप ये वाला फॉलो करोगे, और पीछे वाला 90 बताता है, ठीक है। तीसरा क्या बोला गया, तीसरा बोला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हर एंगल इसका कितना है, 60 डिग्री है। इस प्रिज्म पे क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को याद रख लोगे, 60 ऐसा डाला ऐसा निकलेगा, याद रखोगे ये, ठीक है। ऐसा डाला आप ऐसा निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया डेविएशन थ्रू 60 डिग्री बाई एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री यहाँ पे मुड़ेगी, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे क्या हो रही है, मुड़ रही है। टोटल अगर देखोगे डेविएशन, ये ऐसे डाला और ये ऐसे, तो 120 होगा। अगर टोटल देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। आगे देखो, ये डायग्राम आप याद कर लेना। तीसरा क्या बोला गया, तीसरा आपके पास में बोला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 30, 90, 60। भाई एक एंगल 30, एक 90, एक 60। देखो ये 90, ये 60, ये 30। जब यहाँ पे ऐसे सीधा डालोगे, 90 पे डालोगे तो ऐसा ऐसा और ऐसा, और इसका रिवर्सिबिलिटी वाला फॉलो करोगे तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये 90 पे यहाँ पे निकल के आएगी, 90 पे, ये 90 पे निकल के आएगी। यहाँ का एंगल कितना होगा, यहाँ का एंगल आपके पास में निकलेगा कितना, 120 निकलेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला दोनों डायग्राम क्या कर लो, याद कर लो, आखिरी वाला, बाकी वो दोनों क्या है, आसान है, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रख लेना ग्लास एयर इंटरफेस कितना होता है, 42 डिग्री होता है। अगर उससे ज़्यादा एंगल होगा तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ये चीज़ याद रख लोगे। जैसे कि इसमें बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं, देखो 30 डिग्री का एंगल है ना, 42 से कम है ना, ये निकलेगी इस मीडियम में। यहाँ पे देखो 30 का है ना, ये इस मीडियम में निकलेगी। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसी चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे ये गया, ठीक है, यहाँ पे ये 90 से बनाते हुए गया, यहाँ पे ये 90 है ना, ये एंगल आपका कितना है, 60। 42 से ज़्यादा है ना, इस मीडियम में नहीं निकलेगी, इसी मीडियम में घूमेगी। यही बोला जा रहा है कि अगर 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा एंगल कहीं पे, तो वो पता है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन था, ठीक है। आई होप क्लियर है। ये फिगर अभी आपने किया, ठीक है, अभी आपने किया ये फिगर। इस फिगर को पूरा करना, आप आसानी से पूरा कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से पूरा कर लोगे। तुम देखो अगर इस फिगर को पूरा करना है, 90 पे लाइट आ रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 का बन रहा है। अब 90 टोटल बन रहा है 150, ये 90 का बन रहा है, बाइसेक्ट करेगा 75, 42 से ज़्यादा, इसी मीडियम में लाइट लौटेगी, इसी मीडियम में लौटेगी, ऐसा इसको आगे बढ़ा दोगे, कहानी खत्म। तो ये वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था बच्चा, हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रख लोगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास में दिया गया, द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस कितना होता है, 42 होता है। इस चीज़ को याद रख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुन लो। इसी अच्छा ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद अपना बच रहा है साउंड। अब साउंड के बारे में आओ, मोटा मोटा जल्दी जल्दी करो। अब देखो साउंड के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्लास 9 में पढ़ चुके हो साउंड क्या होता है। साउंड एक एनर्जी है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड बहुत तरह का होता है, ऑडिबल होता है, इनऑडिबल होता है। अगर ऑडिबल मतलब होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। इनऑडिबल मतलब 20 से कम भी नहीं सुन सकते हो, 20,000 से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते हो। ऐसे बांटोगे उसको, सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये सब पढ़े हो ना। एक आपके पास में होता है सोनिक। सोनिक का मतलब होता है 20 से 20,000
हर्ट्ज के बीच में, एक होता है अल्ट्रासोनिक, एक आपके पास में क्या होता है अल्ट्रासोनिक होता है, एक आपके पास में क्या होता है इंफ्रासोनिक होता है। ये सब हमको बताना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा केवल, ठीक है। आगे सुन लो, देखो एक आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ, पता है क्या, यहाँ पे दिया हुआ लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस क्या है, आप ये देख सकते हो। बस याद रखना, लाइट वेव आपके पास में ट्रांसवर्स वेव है और साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखोगे। साउंड जो है, लाइट को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हो, और साउंड आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये चीज़ हम आपको बता दी है, ठीक है। आगे सुनो, आगे अब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन जो होता है ना, जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है ना, वैसे पता साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपको बताते हैं, मान लो ये सरफेस है, यहाँ से साउंड गई, साउंड यहाँ टकराई, यहाँ पे वापस आ गई, यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये आपको पता है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है। इस वाले को आप बोलते हो, पता है क्या, इस वाले को आप बोलते हो इंसिडेंट रे बोलते थे ना, तो यहाँ पे आप बोल दोगे इंसिडेंट साउंड वेव, ठीक है। इसको आप क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड बोलते थे। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा, पता है क्या, रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा साउंड क्या, वेव हो जाएगा। यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, आई, यहाँ का एंगल क्या होगा, आर। रिफ्लेक्शन चल रहा है ना, तो पहला नियम क्या बोलता था, रिफ्लेक्शन का पहला नियम बोलता था ये नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारा सेम प्लेन में होगा, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है पढ़ना। इको क्या होता है, इको के बारे में ध्यान से सुन लो। इको के बारे में क्या होता है, बोला गया द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन from a distance obstacle such as a cliff, a hillside wall or a building edge of a forest after the original sound has ceased is called an echo। आप ऐसे समझो, कहीं किसी जगह पे आप कभी चिल्लाना, मान लो जैसे किसी जगह पे चिल्लाना, ठीक है, हाय, आपको आवाज़ सुनाई देगा, हाय हाय हाय, ये जो रिपीट हो रही है क्लियर आपको सुनाई देगा। जो क्लियर आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, इको। जब आपको क्लियर आवाज़ नहीं सुनाई देगा तो उसको आप बोलते हो रिवर्बरेशन, गूंजना। खाली रूम में जब आप चिल्लाते हो तो आपको आवाज़ गूंजता हुआ नजर आता है, ये क्या है, ये डिस्टर्ब इको है। इसको आप बोलते हो डिस्टर्ब इको, याद रखोगे। डिस्टर्ब इको होता ये है ना कि आप बोल रहे हो, आपका बोला हुआ आवाज़ आप खुद भी सुन रहे हो। जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ मेरे कान तक आ रही है, आप ऐसे समझ लो। मान लो ये बंदा है, इस बंदा का ये कान है, ये बंदा का ये मुंह है, ये प्यारी प्यारी अखियाँ हैं इसकी, इसने कुछ बोला, तो इसने कुछ बोला तो जो बोला वो इसके कान में तो तुरंत आया ना। और साथ में मान लो कि इतना कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है कि टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद दोबारा इसके कान तक आवाज़ पहुँचे 1/10 सेकेंड में, ये टाइम है, ठीक है। 1/10 सेकेंड में, 1 सेकेंड के 10वें भाग में इसका आवाज़ दोबारा इसके कान तक पहुँचे, तो इसका ओरिजिनल तो पहुँचा ही पहुँचा और टकरा के रिफ्लेक्टेड भी पहुँचा है। देखो, जो ओरिजिनल पहुँचा वो सुनाई दिया, टकराने के बाद जो पहुँचा वो भी सुनाई दिया, ठीक है। कंडीशन ये कम से कम इतना समय होना चाहिए, 1/10 सेकेंड होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे जिस रूम में हम बैठे हैं, मान लो कि जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सपोज हम, मेरा ये कान है, ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कुछ बोले, वो तो तुरंत आया। इस रूम में कुछ था, यहाँ से टकरा के यहाँ, वो भी तुरंत आ गया, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन, कुछ गूंज रहा है कुछ। देखो, इको के बारे में तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बस हाँ कंडीशन ये है, कंडीशन के बारे में हम आपको बता दिए कि जस्ट 0.1 सेकेंड के अंदर आपके पास में आवाज़ आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाना चाहिए। आगे सुनो, द रीजन, ये तो बता दिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस लगभग 17.5 मीटर होता है, तो आप 17 मीटर ही पकड़ के चलो कि इको के लिए जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा जहाँ से टकरा के वापस आ रही है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 होगा। जरा नोट में देख लो, इफ द रिफ्लेक्टर इज एट द डिस्टेंस ऑफ द 70 मीटर लेस देन 70 मीटर, अगर 17 मीटर से कम होगा, देन द रिफ्लेक्टेड साउंड गेट मिक्स विद द ओरिजिनल साउंड। यही बताया, जो आप ओरिजिनल आपके कान में आया और जो रिफ्लेक्टेड है वो आपके कान में आया, दोनों मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो जाएगा तो पहचान नहीं पाओगे, ऐसे केस को आप बोलते हो रिवर्बरेशन। इसलिए कम से कम डिस्टेंस आपके पास में कितना रखा गया, 17। अब ये हमको बताना नहीं है, आगे सुन लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो फॉर्मूला से निकला है ना, V = क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो, एक तो गया और फिर वापस आया, तो जितना गया उतना वापस आया, इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D/T हो जाएगा, ठीक है। तो यूज ऑफ इको का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, भाई सोनार वगैरह में करते हो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड जानते हो ना, पेट वगैरह का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन का किया जाता है, किडनी का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्या होता है, आपके पास में लीवर का किया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का किया जाता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, हमको बताना नहीं है। यूज ऑफ इको बाय बैट, डॉल्फिन एंड फिशरमैन, ये आपको पता होगा, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सारे के सारे जो मतलब एनिमल्स हैं, ये पता इको पे ही काम करते हैं, ये आपको पता होगा, तो हमको बताना नहीं है। यूज ऑफ इको बाय सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है।
सोनार का इस्तेमाल जो बोट लोग हैं ना वो लोग करते हैं पता डेप्थ वगैरह पता करने के लिए, उसमें भी इको का इस्तेमाल करते हैं। वो इको पे काम करता है, मतलब उसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, साउंड का इस्तेमाल करते हैं, बट वो काम किस पे करता है, तो वो इको पे काम करता है। आई होप क्लियर। अब देखो यहाँ इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारा न्यूमेरिकल्स आपका प्रैक्टिस हो गया होगा, हमको उम्मीद है सारा न्यूमेरिकल आपका प्रैक्टिस हो गया होगा, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपका सारा न्यूमेरिकल इसका प्रैक्टिस हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट कर लेना कि हाँ नहीं हुआ है, तो फिर इसको एक बार देखा जाएगा, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनो। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद तुम जितना जल्दी जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो। देखो नेचुरल डैम्प्ड फोर्स, वाइब्रेशन और रेजोनेंस क्या होता है, हम आपको बताते हैं नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, मतलब समझ लो कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, उस समय जो उसकी वाइब्रेशन होगी उसको आप नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो, अच्छा एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन में यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स, ये तुम पढ़ लेना। देखो तुम्हारे लिए पता है इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसका और इसका डेफिनेशन। बस अगर हम तुमको बोले ना इस वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा डेफिनेशन ही आता है। नेचुरल वाइब्रेशन का वेव ऐसा बनेगा, एक जैसा बनेगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड घटेगा इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। देखो ऐसा होगा, ये घट रहा है ना, ये आपका डैम्प्ड है, इसको आप क्या बोल रहे हो, डैम्प्ड बोल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ पढ़ लेना, ठीक है। आगे सुन लो, आगे आपके पास में नेचुरल और डैम्प्ड में डिफरेंस क्या आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स वाइब्रेशन मतलब हो गया जबरदस्ती वाला, द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद में बोला गया इट इज द कॉल्ड द फोर्स वाइब्रेशन। देखो फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देख लो ये नेचुरल है, ये फोर्स है, इन दोनों में आप डिफरेंस देख लोगे, रेजोनेंस का डेफिनेशन देख लोगे, ठीक है, ये याद रखोगे। तो हम बता रहे साउंड वाले चैप्टर की अगर हम बात कर लें, जैसे ये वाला एक टॉपिक आपके पास में है, तो साउंड वाले चैप्टर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, जैसे ये रेजोनेंट वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन है, तो साउंड वाले चैप्टर की अगर हम बात कर लें तो इसमें केवल डेफिनेशन आप यहाँ पे कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे सुनो, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस मतलब होता है साउंड कितना लाउड है। पीच क्या होता है, पीच को आप श्रिलनेस भी बोलते हो, नहीं देखते हो क्लास में, पता है लड़का कोई चिल्लाता है, लड़का मतलब फटा हुआ बांस कुछ बोलता है, और लड़की चिल्लाती है, लड़की का आवाज़ कान में सीधा लगता है, दैट इज पीच। सिटी सीधे कान में सुनाई देती है, उसका पीच है वो, समझो। और क्वालिटी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। पीच किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्वेंसी पे। क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी अलग अलग ऑब्जेक्ट का क्वालिटी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम कल की क्लास में बता चुके हैं, यहाँ स्मॉल एम्पलीट्यूड है, यहाँ लार्ज एम्पलीट्यूड है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। इंटेंसिटी क्या होता है बता चुके हैं, ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। ये वाला सेक्शन आपको नहीं करना, के लॉग 10 आई ये क्या होता है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये भी पोर्शन आपको नहीं करना, कुछ खास नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में पीच, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म, वेव के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे यही चीज़ आपको बताया गया जो हम बता दिए। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, पिच किस पे डिपेंड करता है, टिम्बर या क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। म्यूजिक और नॉइस आपको पता है, तो इसके पीछे बोर या परेशान नहीं होना है। अब देखो, अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग लगभग कर चुके हैं, लगभग क्या पूरा ही कर लिया है, तो इसमें हमको और कुछ बताना नहीं है। ये सारी चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने इतना डिटेल में बताया है ना, जैसे ये वाला बता दिया है ना, कि आपने अगर इसी को कर लिया ना तो ट्रस्ट में पता है आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन आप क्या करोगे, कवर कर लोगे। देखो लास्ट मोमेंट पे आपका काम क्या रहेगा, केवल PYQ देखो, केवल PYQ देखो, ठीक है। अच्छा, हाउस होल्ड सर्किट की बात बता रहे हैं, इसमें एक पोर्शन छूट गया था, ठीक है। इसमें एक पोर्शन ये छूट गया था ना, हाउसिंग वायरिंग यानी कि रिंग सिस्टम, ये वाला पोर्शन छूट गया था। अब रिंग सिस्टम से अगर हम आपको बोलें, ठीक है, रिंग सिस्टम ये चीज़ दिया हुआ, देखो ये है रिंग सिस्टम, ये आपके पास में रिंग सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये अच्छा, रिंग सिस्टम का एडवांटेज याद रखोगे, एडवांटेज आपके पास में पूछा जाता है रिंग सिस्टम, जैसे कि द रिंग सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग 4 एडवांटेज, चारों याद रखना है। इन द रिंग सिस्टम द करेंट फ्रॉम मेंस कैन रीच टू एन इंडिविजुअल अप्लायंसेस थ्रू 2 सेपरेट पाथ। देखो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है, 30 एम्पियर का MCB है, ठीक है। मान लो ये आपके पास में एक लैंप है,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में ये फैन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले पोर्शन से अगर देखो ये लाइव है, न्यूट्रल है, अर्थ है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये गया ऐसा, यहाँ पे आपके पास में स्विच है, ठीक है, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा ऐसा, ये देखो, और यहाँ पे ये अलग अलग जगह पे जा रहा है, ठीक है, लीव, न्यूट्रल, अर्थ, ये भी निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, बोला यहाँ पे ये गया है कि रिंग सिस्टम में जो करंट है ना, जो मेंस से निकलती है ना, वो इंडिविजुअल अप्लायंसेस तक दो पाथ से पहुंचती है, दो अलग अलग पाथ से क्या होती है, वो पहुंचती है, ठीक है। दस ईच अप्लायंसेस गेट कनेक्शन टू द मेंस इफेक्टिवली थ्रू अ थिक वायर, इसलिए वो मोटे वायर से कनेक्ट रहता है। देयर फॉर द वायर रिक्वायर्ड फॉर मेन रिंग, देखो ये अगर नहीं भी करोगे ना तो इसका सेकंड कर लो। बोला गया इसका ईच अप्लायंसेस हैज ए सेपरेट फ्यूज, हर किसी का सेपरेट फ्यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो होता है ना, ठीक है। देयरफॉर इफ ड्यू टू द सम फॉल्ट, अगर फॉल्ट आएगा ना तो कोई एक खराब होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। आगे सुनो, इन दिस सिस्टम ऑल द प्लग एंड द सॉकेट यूज कैन बी ऑफ सेम साइज, ठीक है, सेम साइज का आप प्लग सॉकेट इस्तेमाल करोगे, बट ईच सॉकेट शुड हैव इट्स ओन फ्यूज ऑपरेटिंग, उसका अपना अलग अलग फ्यूज होना चाहिए। चौथा, while installing a new appliances in a room, a new line up the distribution box is not required, मतलब मेन लाइन से आप अलग से निकाल के लेके जाओ तार, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट इट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग सर्किट इन द रूम, रिंग सर्किट से आप कनेक्ट कर लोगे। आप अपने रूम में उठा के देख लो, तार देखो हर तरफ घूम के उसी बोर्ड तक पहुंचता है, यही है आपका रिंग सिस्टम, समझ गए। इसमें कुछ खास नहीं है, ये परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर आप अब आगे देखना चाहते हो तो आगे देखो, देखो फ्यूज के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो देख लेना, इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल ऑफ फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, ठीक है, पहले भी आप कर लेना, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये इस साल पूछा हुआ भी था। अप्लायंसेस लीव न्यूट्रल मेंस, अप्लायंसेस लीव मेंस न्यूट्रल, अप्लायंसेस लीव मेंस, और ये आपके, तो ये वाला इस साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या है, करंट फ्लोइंग इन द अप्लायंस थ्रू द फ्यूज, ठीक है, फ्यूज के थ्रू इसमें करंट पास हो रहा है। यहाँ पे क्या है, नो करंट फ्लोइंग इन द अप्लायंसेस व्हेन द फ्यूज ब्लो ऑफ, ठीक है, देखो फ्यूज यहाँ टूटा हुआ है। यहाँ पे क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट यहाँ पे सर्किट में जा रही है, सर्किट में जा रही है, देखो करंट यहाँ से निकला ना, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से करंट सीधा सर्किट में गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल इवन व्हेन फ्यूज ब्लो ऑफ, ठीक है, हाई पोटेंशियल पे है ना, हाई पोटेंशियल का मतलब हो रहा है डायरेक्ट, देखो यहाँ पे फ्यूज आप यहाँ पे लगाए हो। हम आपको एक ही बात बोलेंगे, फ्यूज, हमें आपसे सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूज का कनेक्शन किसमें किया जाता है, ठीक है, ये आपको जवाब देना है। फ्यूज का कनेक्शन किसमें किया जाता है, लीव वायर में, न्यूट्रल वायर में, किसमें किया जाता है, फ्यूज का कनेक्शन किसमें करते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है। तो फ्यूज का हम लोग कनेक्शन हमेशा लीव वायर में करते हैं, यहाँ दिया हुआ है। रीजन फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लीव वायर, क्यों करते हैं लीव वायर में, करंट लीव वायर से जाती है ना, याद रखोगे। मान लो अगर आप पता है क्या किए, आप पता है यहाँ न्यूट्रल में कर दिए, तो न्यूट्रल में कर दिए तो भाई करंट तो अभी भी जा रही है ना, सोच के देखो, करंट तो अभी भी जा रही है ना, ज़्यादा करंट चली जाएगी, इसको जला देगी, तो इस फ्यूज का क्या मतलब रहेगा। इसलिए फ्यूज का कनेक्शन हमेशा कहाँ करते हो, लीव वायर में करते हो, ठीक है। स्विच के बारे में बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डुअल कंट्रोल स्विच क्या होता है, ये वाला डुअल कंट्रोल स्विच है, डायग्राम देख लेना, मोटा मोटी आप डायग्राम देख लेना। डुअल कंट्रोल स्विच का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि एक आप समझ लो बेड पे, एक रूम में घुसते हो तो गेट के बगल में एक स्विच होता है रूम के लाइट का, और एक बेड पे होता है, यही चीज़ है मोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं, ये सॉकेट है और ये प्लग वाला है, ठीक है, मतलब ये सॉकेट है और ये प्लग वाला है, यहाँ पे ये प्लग वाला है, तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये अर्थिंग है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। डुअल कंट्रोल स्विच ऐसा होता है, ऐसा ये फंक्शन है डुअल कंट्रोल स्विच का। मतलब आप सोच के देखो ना, स्टेयर केसेस में डुअल कंट्रोल स्विच ही तो होता है ना, सीढ़ी वाले रूम में नीचे से ऊपर जाना है, नीचे वाला जला दिए, हाँ, और ऊपर से नीचे आना है, मतलब मान लो कि जैसे ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर का जला लोगे, ठीक है, नीचे आके बंद कर लोगे, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे जला लोगे, ऊपर जाके बंद कर लोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये हम लोगों ने कर लिया ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, चारों तरफ होता है, ये भी हम लोगों ने कर लिया, इसमें बताने की हमको ज़रूरत नहीं है।
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्कुलर है ना, सर्कुलर लूप में इधर भी बनता है फील्ड और इधर भी बनता है, तो एक तरफ ऐसा बनता है, देखो ऐसा बनता है एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ कैसा बनता है क्लॉकवाइज बनता है, याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये वाला रूल आप कर चुके हो, हमको बताना नहीं है। इसके बाद में देखो ये सोलेनॉइड है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं, हमको बताना नहीं। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बता चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो परमानेंट में डिफरेंस बता चुके हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसे ही रिवीजन करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो मोटर है ना, ये कल की क्लास में हम लोग बात कर चुके थे, बता दिया था, ठीक है। मोटर कैसे काम करता है, सिंपल डीसी मोटर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कल की क्लास में, ठीक है। और ये चीज़ हम आपको बोर्ड पे डायरेक्ट समझा दिए थे, ठीक है। एक आपके पास में ये निकल के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये चीज़ हम आपको बता दिए। देखो बच्चा फ्लक्स क्या होता है हम आपको बताते, सीधा सीधा समझो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास करती है, इसको आप बोलते हो फ्लक्स, ठीक है। अब इतना समय नहीं कि इसको हम डिटेल में बताएं। फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी, दिखती नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है कि वो फील्ड लाइंस देखो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होता है ना, इसी वजह से पता है क्या होता है, वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो केवल याद कर लो ये इंडक्शन का फिनोमिना है, बता चुके हैं। फेराडे ने यही काम किया था फ्लक्स के बारे में। देखो फ्लक्स आप ऐसे समझो, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, इधर भी निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। कल बच्चों ने पता जनरेटर पढ़ाने ही नहीं दिया, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल थंबनेल लगा दिए, न्यूमेरिकल की क्लास है, बच्चे पता है एकदम सर न्यूमेरिकल क्यों थ्योरी पढ़ा रहे, क्यों क्यों। आप सोच के देखो, हम सोच रहे थे पता बच्चे हुए टॉपिक्स को बोर्ड पे करा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो जब इस मैग्नेट को पता है इससे दूर लेके जाओगे तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ से कम पास करेंगी, जैसे सामने लेके जाओगे तो ये इसके अंदर सामने चली जाएंगी ना, तो यही चेंज इन फ्लक्स है। इसी की वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। अब सुनो लेंज लॉ, यहाँ पे लेंज लॉ आप देख लो, ठीक है। फेराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, हालांकि सिलेबस में ऐसा है नहीं कुछ खास, तो कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। लेंज लॉ के बारे में कल हम बोल रहे थे कि बुक के डेफिनेशन को कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। सीधा याद कर लो, हमने कल बताया था ना सन किल्स फादर, जिस वजह से ये पैदा हुई है ये उसी को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। एसी जनरेटर के ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अब कैसे काम करता है क्या काम नहीं करता है ये बच्चों ने पढ़ाने नहीं दिया, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। आप खुद से कर लेना, नहीं होगा तो शाम वाली क्लास में कराएंगे, ठीक है। बाकी और इधर हाँ एक ये चीज़ करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये चीज़ करोगे। देखो एक ये चीज़ करोगे, ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या होता है ये देख लो, ये अपने पास में पता है क्या, स्टेप अप है, स्टेप अप है, ठीक है, स्टेप अप है। स्टेप अप में क्या होता है याद रखना, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, याद रखोगे। ये अपने पास में स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, याद रखो। अब देखो जब हम स्टेप अप की बात कर रहे थे, प्राइमरी कॉइल में कम है कॉइल और यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ाना है ना तो ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन में घटाना है, तो प्राइमरी कॉइल में क्या था, ये जो कॉइल है ना ये ज़्यादा है, इसमें क्या है कम है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो स्टेप अप स्टेप डाउन में ये डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख लो क्या बोला गया। स्टेप अप इट इंक्रीज द एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को ये बढ़ाएगा और डिक्रीज कर देगा करंट को। ट्रांसफार्मर क्या करता है, अल्टीमेट वोल्टेज को बढ़ाता है ना, हाँ वोल्टेज को बढ़ाता है ना, ठीक है। और ये डिक्रीज कर देगा किसको, करंट को डिक्रीज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे सुन लो, यहाँ पे क्या है, स्टेप डाउन क्या करता है, डिक्रीज करता है, एसी वोल्टेज को डाउन किया, ठीक है। द टर्न रेशियो मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होता है ना, प्राइमरी में कम होता है ना, यहाँ पे एक से कम होगा। द वायर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज थिकर, प्राइमरी कॉइल का वायर थिकर होगा, सेकेंडरी का कम होगा। इसमें सेकेंडरी का थिकर होगा, प्राइमरी का कम होगा। ये चीज़ आप याद कर लेना, इसका सीधा डायग्राम आप याद कर लेना, और कुछ आपको यहाँ पे पूछा जाने वाला नहीं है। कंप्लीट हो गया पोर्सन, और कुछ इसमें ऐसा कुछ खास बच नहीं रहा। कैलोरीमेट्री हमने बता दिया है, रिकॉर्डेड क्लास से आप कवर कर लोगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छे अच्छे कर लिए हैं। विद इन 1 आवर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सारे बच्चे। एक बात याद रखो, इस 1 घंटे की क्लास को आप फटाफट देखो। किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट में डेफिनेटली कमेंट करो। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।